सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो फिर आपसे इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो आंसर होगा क्रिस ब्राउन। ये जो नीमो पॉइंट है ना, इसे पृथ्वी का सबसे दुर्गम स्थान माना जाता है, या यूं कहूं कि ये किसी भी भूभाग से पृथ्वी पर सबसे दूरी का बिंदु है। वैसे तो ये एक काल्पनिक बिंदु है, और ये जो नीमो पॉइंट है कहां पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। और याद रखना कि इतिहास में यहाँ पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं कौन? ये क्रिस ब्राउन, जो कि ब्रिटेन से हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी बनाया? तो आंसर होगा पोखरा को। नेपाल के स्टैटिक बात करें, कैपिटल काठमांडू होती है, करेंसी नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। भारत के 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर पूछ रहे हैं, अभी पहले मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आंसर होगा अभय के ने। तो याद रखना, फूल बहादुर ये पहला मगही उपन्यास है जिसका अभी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया है। किसने किया? अभय के ने। और ये जो उपन्यास है फूल बहादुर, ये मूल रूप से जयनाथ पति ने लिखा था। अच्छा, अभय के से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं। अभी इन्होंने घोषणा की थी कि ये 2025 में अपनी नई बुक लॉन्च करेंगे और उसका नाम नालंदा है। वैसे आपको याद होगा, अभी मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन भी किया था। फिर पूछ रहे हैं, अभी गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा त्रिशूल नाम है। तो जो एक ड्रोन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी गरुड़ एरोस्पेस, और इसी ने अभी सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है। त्रिशूल है इसका नाम, याद रखना। और गरुड़ एरोस्पेस ये एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 2015 में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। फिर पूछ रहे, अभी विश्व डाउन सिंड्रोम डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। वैसे 21 मार्च को और भी दिवस होते हैं, जैसे कि नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो, वैसे तो आप देखते होंगे कई बार लोगों को या बच्चों को, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो मानसिक और शारीरिक विकारों से ग्रसित रहते हैं। एक्चुअली में इसमें जो बच्चा है अपने 21वें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है, और इसीलिए इसे ट्राइसोमी 2 भी कहते हैं। मतलब एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आनुवांशिक विकार है। तो सिंपल सा, भी तो हम डे याद रखेंगे 21 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर पूछ रहे हैं, अभी मार्च में ही F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस सेंच ने जीता है। और ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? फेरारी के ड्राइवर हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी शिग्मो उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा गोवा में मनाया गया। शिग्मो ये गोवा का एक लोकप्रिय उत्सव है, तो इसे याद रखना। फिर पूछ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें आप, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। ये जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और नॉर्वे सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। और अभी 2024 के लिए किसे चुना गया? मिशेल टेलाग्रैंड को चुना गया है। ये फ्रांस के हैं। इससे पिछले साल 2023 का दिया गया था लुइस कैफरेली को, आपको याद हो तो। बाकी ऑप्शन ये सारे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कराता हूं आपको। रिकेन यामामोटो 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला। क्रिस्टिना प्रिचकोवा चेक रिपब्लिक की मिस वर्ल्ड 2024 चुना गया। और डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था, याद रखना ये भी। फिर पूछ रहे हैं, अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक कौन सा भारतीय शहर पहली बार बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बना है? तो आंसर होगा मुंबई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की, और इसके अनुसार मुंबई शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर लोग मुंबई में रहते हैं। इसके अनुसार 92 बिलियनियर मुंबई में रहते हैं। बिलियन मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9, जिस तरह से मिलियन होता है 10 की पावर 6। और बिलियनियर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की बात करेंगे तो फिर न्यूयॉर्क है। सबसे ज्यादा बिलियनियर लोग, अरबपति लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, 119। और इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे पूरी दुनिया में तो मुंबई भाई एशिया में तो पहले स्थान पर है, पूरी लिस्ट में तीसरे स्थान पे है। पहले पे न्यूयॉर्क है, दूसरे पे लंदन है, वहां पे 97 बिलियनियर है, और मुंबई में 92 है, तो तीसरे स्थान पे है। फिर पूछ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने
किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के मध्य में स्थित क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड जिसका नाम है 2005 EX296 इसका नामकरण किया? तो आंसर होगा प्रोफेसर जयंत मूर्ति। तो बंगलुरु के भारतीय वैज्ञानिक के प्रोफेसर जयंत मूर्ति और इन्हीं के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। और ये जो है ना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका याद करना हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। स्थापना होती है 1919 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे ना, उस समय भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम याद रखना सक्षम एप्लीकेशन। अब आप कहोगे लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, निर्वाचन आयोग ने ही दिव्यांग लोगों को जागरूक करने के लिए, वोटिंग के लिए किसी एक खिलाड़ी को अपना नेशनल आइकॉन बनाया था या दिव्यांग आइकॉन बनाया था, ऐसा बोल दूं, उन खिलाड़ी का नाम क्या है? वो एक पैरा तीरंदाज है, ये भी मैंने आपको बता दिया, अब आपको बताना है उनका नाम क्या है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी जनवरी 2024 में ही भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया? तो आंसर होगा किर्गिस्तान। तो एक्सरसाइज का नाम है यहाँ पे खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन होता है। अभी 2024 में इसका 11वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो इतने पॉइंट आप ध्यान में रखना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं आपको इस रिवीजन वाली क्लास में बताता हूँ। डिटेल में आपको चीजें नहीं बताता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको चीजें याद दिलवा रहा हूँ कि भैया ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज देख लो ताकि एग्जाम में आप भूलो ना। कुछ स्टैटिक में आपको बताऊंगा यहाँ पे किर्गिस्तान के, जैसे कि कैपिटल होती है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रधानमंत्री हैं अकिलबेक जापारोव। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वुमेन सिंगल टाइटल। तो आंसर होगा ताई जू यिंग ने। देखो ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है ना, आपको बता दूं अब इसे हम योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से जानते हैं। अभी 2024 में जो संस्करण हुआ उसी की बात कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में। इसमें वुमेन सिंगल का टूर्नामेंट जीता चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग ने, जबकि मेन सिंगल टाइटल जीता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शी यू क्वेई ने। और मेंस डबल किसने जीता? साउथ कोरिया की जोड़ी ने, जिनका नाम है कांग मिन और सियो सेउंग ने। अब ये आप पूछोगे मेंस डबल का क्यों बता रहा हूं मैं आपको? तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे उप विजेता भारतीय जोड़ी रही है, या इन्होंने भारतीय जोड़ी को हराया है, जिनके नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा मान सिंह। अच्छा, ये जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? हांगकांग में हुआ। और यहाँ पे मान सिंह इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए। इनसे पहले गोल्ड लेकर के आए थे 2017 में गोपी थोनाकल, वो पहले भारतीय बने थे यहाँ पे गोल्ड जीतने वाले। बाकी आप देखो, अभी डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो डेजर्ट फेस्टिवल जिसे आप मरु महोत्सव कहते हो, ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजन हुआ इसका। और इसी तरह से ध्यान में रखना, ऊंट महोत्सव का आयोजन ये होता है बीकानेर में। ये दोनों ध्यान रखना साथ में। डेजर्ट फेस्टिवल तो मतलब मरु महोत्सव तो जैसलमेर में और ऊंट महोत्सव बीकानेर में। फिर आपसे पूछ रहे, अभी जनवरी में ही भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा मिस्र। और आपको याद होगा ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये पिछली बार से ही हमने करना शुरू किया है मिस्र के साथ में। तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हो गया। आप पूछोगे चलो ठीक है भैया, साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में या भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन होता है, इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ। लेकिन हुआ कहां पे इस बार? तो ये इस बार हुआ इजिप्ट में। ये आप ध्यान में रख लो, बस इतना सा। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। तो उत्तर प्रदेश के अभी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। देखो आपको पता है ये जो पुरस्कार है ना, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा
व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों में दिया जाता है। जो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करते उनको दिया जाता है। इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया, संस्थागत श्रेणी में दिया गया। किसे? 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को, जिसकी स्थापना 1942 में होती है। और यह है क्या? ये भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। इसमें संस्थागत श्रेणी में जो पुरस्कार है उसमें पुरस्कार राशि के रूप में 51 लाख, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो आंसर होगा 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं हम ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। और अगर आप जानना चाहो कि 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी 24 जनवरी 1966 को, इसीलिए हमने इस दिन को चुना है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, वो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो 8 मार्च को होता है। वैसे 24 जनवरी को एक और दिवस हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, वो भी 24 जनवरी को होता है। और उसकी तो थीम भी थी स्थायी शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अब ये देखो इंटरनेशनल एजुकेशन डे हो गया। अब इसी से एक और संबंधित दिवस याद आएगा, नेशनल एजुकेशन डे। चलो वो आपके लिए होमवर्क प्रश्न में छोड़ रहा हूं। वो हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को मनाते हैं। डेट आप बताओ कब मनाते हैं वो। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की, तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के भी नए मुख्यमंत्री बने थे ना, रेवंत रेड्डी साहब, जो कि कांग्रेस के हैं। अभी उन्होंने ही ये गृह ज्योति योजना यहाँ पे शुरू की थी। इस योजना में क्या होगा, इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड धारक है उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। और आपको बता दो अभी तेलंगाना सरकार ने आरोग्य श्री योजना भी शुरू की थी, जिसमें स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तेलंगाना की कैपिटल होती है हैदराबाद। फिर आपसे पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की थी? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपको याद होगा इसको मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी के बाद उसी शाम को मैं कह दूं मोदी जी ने देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। फिर आपसे पूछ रहे अभी आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे चुना गया? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। आपको बताएं आईसीसी ये हर साल एक पर्टिकुलर टीम बनाती है जिसमें अलग अलग देशों के उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तीनों फॉर्मेट में ये टीम बनती है, वनडे में, टेस्ट में और T20 इंटरनेशनल में, और मेंस में और वुमेन्स दोनों के लिए बनती है। अब एक एक करके मैं आपको सारा बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कौन कौन किसमें कौन भारतीय शामिल है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो देखो आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो इसमें कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा। इसमें टोटल 6 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। रोहित शर्मा जो मैंने आपको बताया कप्तान भी है, और विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। वहीं वुमेन्स वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 की अगर बात करते हैं तो इसमें एक भी भारतीय नहीं है, पर कप्तान है चामरी अट्टापट्टू, ये श्रीलंका की है। वहीं आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो इसमें कप्तान चुने गए पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। वहीं वुमेन्स टेस्ट टीम की बात करेंगे तो इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो इसको छोड़ो। बाकी आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2023 में बात करें तो इसमें भारतीय हैं सूर्य कुमार यादव, और उन्हीं को यहाँ पे कप्तान भी बनाया गया है। और आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे एकमात्र भारतीय शामिल की गई दीप्ति शर्मा, और कैप्टन बनाई गई थी चामरी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका की है। तो इस तरह से तीनों फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिए, और मेंस और वुमेन्स का भी बता दिया आपको अलग अलग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से AI आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अनुवादिनी।
तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसे अब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ पाओगे, और उसी के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अनुवादिनी इसका नाम है। और कितनी भाषाओं में ये ट्रांसलेशन करके देगा, तो संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी है, 22 भाषाएं हैं, उतनी में ये ट्रांसलेट करके देगा आपकी स्टडी मटेरियल को, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में स्टडी कर सके, अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सके। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे 2023 के लिए पॉली उम्बरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शुभमन गिल को। तो ये जो पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा अगर आपसे पूछेंगे तो क्रिकेट में दिया जाता है। कौन देता है, बीसीसीआई देता है। और हैरानी की बात तो यह है कि पिछले अभी तक 4 सालों में इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था, तो हमें लगा कि भैया नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी एक साथ जागे ये नींद से, और 4 सालों के इन्होंने एक साथ दे दिए, यानी कि 2020 के लिए, 2021 के लिए, 2022 और 2023 के लिए। देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है 4 सालों की। अभी मैं आपको 2023 का लेटेस्ट वाला बता रहा हूँ। तो 2023 के लिए पॉली उम्बरिगर अवार्ड मिला शुभमन गिल को। यह अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट इन फीमेल फॉर 2023 ये किसे मिला, दीप्ति शर्मा को। और एक और ध्यान में रखना कि आजीवन उपलब्धि के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीके नायडू अवार्ड भी दिया जाता है। वो भी 2 जनों को दिया गया, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये आप जरूर ध्यान में रखना। बाकी मैंने लिस्ट लगाई दी है। तो अगले प्रश्न में देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया, तो यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। भारत और फ्रांस और यूएई 3 देश हैं जिनके बीच में इसका आयोजन हुआ। ये एक वायुसैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हुआ, अरब सागर के ऊपर हुआ। तो एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। अच्छा, एक इसी तरह से डेजर्ट नाम से ही कुछ और भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो आगे चल करके। एक डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज आपने सुनी होगी। ये भारतीय वायुसेना और यूएई के बीच में इसका आयोजन हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन मैंने आपको बताया, भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन हुआ। और एक डेजर्ट फ्लैग भी होता है जिसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात करता है। बहुत सारे देश उसमें हिस्सा लेते, जिसमें भारत भी एक है। तो डेजर्ट से ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करवा दिया, एक साथ बता दिया, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 मार्च को। क्या बोलेंगे, वर्ल्ड थिएटर डे। तो याद रखना ये। और ये था आज का हमारा क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना प्लीज।